तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डुओ यंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कह रहा होता है, क्या तुम वाकई में जिनयांग को जानते हो? हाँ, मुझे तुम लोगों को देखकर याद आया जब उस वक्त वहां पर जो पार्टी चली थी सभी की सभी सर्वेंट डिसिपल्स के बीच में, वहां पर मैंने तुम्हें देखा था। क्या तुम यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आए हुए हो? तय वो बंदा उससे डायरेक्टली कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई बदला बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम क्वीन जिनियान की मदद करने के लिए आए हैं। और जब उनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं जिनयांग होता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और सुबह सुबह यहाँ पर इतनी ज्यादा शोर क्यों मचा रखा है? मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे। तय बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में उसे देखने लगता है, गुस्सा है या नहीं वो तो पता नहीं, वो तो लेकिन देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। और कहने लगता है, जिनयांग तुम अभी भी जिंदा हो? तब जिनयांग भी गुस्से में उसे देखने लगता है, बेकार से चेहरा बनाकर उसे कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में मर गया? अगर तुमने और ज्यादा बकवास की ना तो मैं यहीं तुम्हारे थप्पड़ थप्पड़ मार मार के तुम्हें बहुत गंदी तरीके से पीटूंगा। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और कोई कहने लगता है कि जिनयांग यहाँ पर गलतफहमी है, गलतफहमी। ये बात सुनने के बाद जिनयांग सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी से लग रही है कुछ, और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं मिस्टर गू और जी जियांग होते हैं। तभी जी जियांग उसे एक्सप्लेन करते और उससे बताने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हुई है जिनयांग, मैंने इन सभी लोगों से बात कर ली है पहले से ही, और जहाँ पर इतने भी लोग मौजूद हैं वो डार्क पॉन्ड में जब तुमने परमिशन दिलाई थी सभी स्टूडेंट को, ये सब उसमें बात लिया था इन सभी लोगों ने, और सिर्फ यही लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये सब लोगों ने जब सुना कि तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हो इस तरीके से ब्रेक थ्रू करने के लिए, और जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और तुम्हें देखने के लिए। ये बात जानने के बाद डू योंग उस बंदे से पूछने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर वाकई में मदद करने के लिए आए हो तो तुम्हारा जो चेहरा है वो इतना ज्यादा डरावना क्यों देखने में लगा हुआ है? वो बंदा उससे कहने लगता है कि मेरा जो चेहरा है वो बचपन से ही ऐसा है, मैं क्या कर दूं उसमें? तभी मिस्टर गू उससे पूछने लगता है, जिनयांग क्या तुम वाकई में रैंक 1 के लिए ब्रेक थ्रू करने वाले हो? अगर वाकई में ऐसी बात है तो जिस फॉर्मेशन में तुम ब्रेक थ्रू करोगे, चलो मुझे उस फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन करने का काम दे दो, मैं उसे अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। तभी मिस्टर गू ये बात सुनने के बाद बाकी के लोगों से भी यही कहने लगता है और कहने लगता मतलब बोलने के बाद बाकी स्टूडेंट से भी पूछता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग भी यही चाहते हो और जिनयांग की मदद करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद सभी लोग स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब से मैंने डार्क पॉइंट में बात लिया है मेरी सारी की सारी मर्डन्स स्मूथली काम कर रही हैं और मैं फ्यूचर में इजीली प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और जब उनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी वहां पर हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है, जिसको देखकर सभी के सभी स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि जुए बिंग बिंग भी यहाँ पर आ गई है हमारे जिनयांग की मदद करने के लिए, वो भी फ्लेम हॉल से, आई मीन अपर हॉल से। और कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है कि यहाँ पर क्वीन जिनयांग की मदद करने के लिए खुद आई है जुए बिंग बिंग। और सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ इस बंदे से, मैं भी चाहता हूँ कि जुए बिंग बिंग जैसी एक लड़की मेरी भी मदद करने के लिए आए। तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है कि जुए बिंग बिंग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी बिंग बिंग उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई थी, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की प्रैक्टिस करने वाले हो तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती हो अच्छे दिल से, लेकिन जब उससे मना करने वाला ही होता है तभी उसका मास्टर बीच में आता है, जिनयांग से कहने लगता है, जिनयांग अगर वो वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें अंदर आने दो। लेकिन जिनयांग ये बात सुनने के बाद और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मास्टर से पूछने लगता है, लेकिन मास्टर क्यों? तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि भले ही उस फॉर्मेशन को सेटअप करने के बाद जब हम उसे एक्टिवेट करेंगे तो इन स्टूडेंट की जो ब्लड और क्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और थोड़ी बहुत तो उसकी बॉडी में परेशान आएगी, लेकिन इससे ये नहीं है कि उनकी फाउंडेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कहते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे के लोगों के बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लीड लूंगा, मैं लीडर रहूंगा उस फॉर्मेशन का। और अगर ऐसा रहता है तो कोई भी वहां पर तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद वो एग्री हो जाता है और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टेलीपैथी के थ्रू, क्योंकि दोनों को दोनों इस वक्त टेलीपैथी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे थे एक दूसरे को, और वो सभी का धन्यवाद कहता है और क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी मदद करो ब्रेक थ्रू करने में। और सभी के सभी लोग इस बात से एग्री भी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी काम को अभी चालू कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि तुमने मुझे पिछली बार बहुत ज्यादा गंदी तरीके से पीटा था, लेकिन तुमने हमारे लिए डार्क पॉइंट भी खोला, इसके चक्कर में मैं सारे के सारे जितने भी दुश्मनी थी मैं भूल चुका हूँ, तो इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आएगी, बिंग बिंग तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों आई है? एक बार तुम ब्रेक थ्रू कर जाओ फिर मैं तुम्हें पीटूंगा उसके बाद। और इसी तरीके से उनकी फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो तैयार होने लगती है और सभी के सभी स्टूडेंट उस फॉर्मेशन के अनुसार वहां पर बैठ जाते हैं और जिनयांग सेंटर में बैठ जाता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। तभी उसका मास्टर उससे पूछने लगता है, जिनयांग क्या तुम रेडी हो? तभी जिनयांग कहने लगता है, जी मास्टर आई एम रेडी। और तभी मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देता है और इससे कहने लगता है कि यहाँ पर हमारे ब्रेक थ्रू की प्रोसेस स्टार्ट होती है और सभी की जो ब्लड और क्यू एनर्जी होती है वो रिलीज होना चालू हो जाती है और उसी के साथ वहां पर एनर्जी का एक गोला बन जाता है, उसको चारों तरफ से घेरने लगता है
और वहां पर बहुत ज्यादा विंड प्रेशर आने लगता है और वहां पर ऐसा लगता है जैसे कोई साइक्लोन वगैरह आ गया हो। और इसको देखने के बाद जुए बिंगबिंग और उसका जो मास्टर होता है वो काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग हैं, इन सभी की एनर्जी के कारण यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गई है और इसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने के बाद यहाँ तक कि मुझे भी बहुत ज्यादा कठिनाई और मुश्किल हो रही है इसको गाइड करने में। और बिंग भी इसको सोचते हुए कहने लगती है मन में कि अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही और इतनी ज्यादा एनर्जी अगर निकलती रही तो बाकी के जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनकी क्यू और ब्लड एनर्जी खत्म होने के कारण वो बेहोश हो जाएंगे वहीं पर और वो एक सर्कल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इससे तो। और सबसे ज्यादा अमेजिंग वाली बात तो ये है कि जो हमारा क्वीन जिनयांग है वो इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होने के बाद भी उसके साथ आराम से बैठा हुआ है और कल्टीवेट करने में लगा हुआ है और रिजोनेट कर रहा है उस क्यू के साथ। और आखिरकार तुम मुझे और किस तरीके के सरप्राइज दोगे फ्यूचर में। और तभी हमारा जिनयांग वहां पर उस मंत्र को फॉलो करने लगता है और उनके बारे में देखने लगता है कि किस किस की एनर्जी उसके पास आने में लगी हुई है। यहाँ पर बोलता है कि मिस्टर गू यानी कि कोंगे, जी जियांग और बाकी लोगों की एनर्जी के बारे में मैं पता लगा सकता हूँ। और ये वाली जो एनर्जी आ रही है मुझे जुए बिंगबिंग से आ रही है और ये वाली एनर्जी मुझे मास्टर से आ रही है और ये वाली मेरे हाउसिंग हेल्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे दोस्त वगैरह हैं उन सभी से ये एनर्जी मुझे मिलने में लगी हुई है। और तभी वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगता है एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तभी वहां पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो इस फॉर्मेशन की मदद से और अगर तुम 7 पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो बिना किसी परेशानी के तुम रैंक 1 तक ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तो क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? ये बात जानने के बाद जो हमारा एमसी है वो मन में सोचते हो क्या लगता है कि सिस्टम मेरे लिए हर चीज आसान कर देता है ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन में और क्रिटिकल मूवमेंट पर इसने कई बार मेरी जान भी बचाई है। लेकिन इस बार मैं खुद अपने दम पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ और सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। दूसरों की मदद से और अपनी दम पर मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना है मुझे तो इस बार। और तभी वो मास्टर को चिल्लाता है। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर समझ जाता है और वो उसकी एनर्जी को गाइड करना चालू कर देता है उसकी तरफ। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ये जो फॉर्मेशन है उसे चलते चलते सिर्फ हाफ सर्कल हुआ है और तुम ऑलरेडी रेडी हो करने के लिए ब्रेक थ्रू। और तभी सारी की सारी एनर्जी मिक्सअप होकर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है और आसमान की तरफ जाने लगती है और बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें एक जगह इकट्ठी होने के कारण वो बहुत ज्यादा घुर्राने लगता है ड्रैगन। और जिनयांग भी उसके लिए रेडी होता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और इसी ब्रेक थ्रू प्रोसेस के दौरान एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के बाद हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाता है। उसका मास्टर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और जी जियांग भी घबराई हुई है और कहने लगती है उससे, जिनयांग क्या तुम ठीक हो? इसको देखते हुए जो बिंग बिंग होती है वो उससे कहने लगती है कि जिस समय पर मैं कल्टीवेशन कर रही थी और ब्रेक थ्रू करने वाली थी उस समय पर मेरे पास सिल्वरी फ्लावर रूट बॉर्न थी और उस वक्त जो हॉलैंड रेंज के लीडर हैं उन्होंने मुझे गाइड किया था इस फॉर्मेशन के साथ और मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरा का पूरा सर्कल का इस्तेमाल करना पड़ गया था रैंक 1 पर पहुंचने के लिए। लेकिन जरा इस जिनयांग बंदे को तो देखो, इसने सिर्फ आधे ही सर्कल में ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी जिनयांग अपने हाथ को ऊपर करता है और पोज बनाने लगता है और उसका पता चलता है कि ये ऑलरेडी फाइनली रैंक 1 तक ब्रेक थ्रू कर चुका है। जब ये बाकी के स्टूडेंट देखते हैं और डुओयंग देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगते हैं, भगवान, इसने तो वाकई में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ तक कि जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था तब मैंने 10 सर्कल का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बंदे को सिर्फ आधे सर्कल का इस्तेमाल लगा, सिर्फ आधे दिन, मतलब अकेले इसी दिन में, एक ही दिन में इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये जानने के बाद जिनयांग काफी ज्यादा हैप्पी, मतलब जी जियांग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जिनयांग को गले लगा लेती है, वो भी बहुत ज्यादा जोर से। और भाई इसका आनंद हमारा जिनयांग उठाने में लगा हुआ है। तभी जी जियांग उससे कहने लगती है कि जिनयांग, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बताने के लिए है। और तभी एक इनविटेशन लेटर देने लगती है और उससे कहने लगती है कि जिनयांग, जिसको देखकर जिनयांग सरप्राइज होता है जब जी जियांग उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे एक सर्वेंट डिसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसकी जो सिस्टर है जुओ जियाओंग वो जल्दी शादी करने वाली है यानफेंग टाउन के उस रेस्टोरेंट के ओनर के साथ। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब जुओ जियाओ की सिस्टर? अगर वाकई में ऐसी बात है तो वो हैप्पी इवेंट को मैं जरूर अटेंड करूंगा। तभी हमें कुछ लोगों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। एक बंदी कोई लड़की दिख रही होती है और कोई कह रही होती है, चेंग जेंग, क्या जो चीज मैंने तुम्हें काम सौंपा था वो स्मूथली जा रहा है? तभी वो बंदा कह रहा होता है, यस मैडम। जहाँ पर हमें चेंग जेंग को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं किसी आंटी को मसाज देने में लगा हुआ है और यहाँ पर पता चलता है कि इस आंटी के शौक तो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। दूसरी तरफ जो चेंग जेन है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो हॉलैंड रेंज के जितने भी लोग हैं उन्हें मरना ही होगा। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है उसी मूवमेंट पर जहाँ पर जो डुओयंग होता है वो जिनयांग से कह रहा होता है कि बड़ी, तुमने तो वाकई में रैंक 1 पर ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी इतनी आसानी से, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल है मुझे बताने के लिए? और बताने लगता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं इस वक्त, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी क्योंकि मैंने सारी की सारी एनर्जी की एक बॉल बना ली थी अपनी बॉडी के अंदर, फिर मैंने उसके साथ अपने एक्सटर्नल क्यू के साथ उसे कोलाइड कर दिया और इस तरीके से मेरा काम बन गया। ये बात सुनने के बाद जो डुओयंग होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए, जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था तब मुझे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और ये बंदा ऐसे कह रहा है जैसे कि इसने बहुत ज्यादा आसान हो ये काम करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी उस वक्त बहुत ज्यादा दुखने में लगी हुई थी, लेकिन इस बंदे को देखकर लगता
ही नहीं है कि इसने ब्रेक थ्रू किया है। और जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी उसका मास्टर उसके पास आता है और डू योंग के सर पर एक चॉप मारता है अपने हाथों से और उससे कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना जिनयांग तुम्हें कुछ ही दिनों में सरपास कर देगा और उससे तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद डू योंग उससे कहने लगता है अपने मास्टर से, मास्टर ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, लेकिन जिनयांग कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है वो मेरे मुकाबले में। तभी उसका मास्टर उसके बालों को खींचता है और पीट कर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में मुझसे इस तरीके से बकवास करने का समय है तो तुम जाते क्यों नहीं हो और प्रैक्टिस क्यों नहीं करते और कुछ बुक्स को कॉपी क्यों नहीं करते और जल्दी से जाओ और अपने काम पर लग जाओ। ये सारी की सारी घटना देखकर जिनयांग स्माइल मारने लगता है, दूसरे मन में सोचता है कहने लगता है कि मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा फील होने में लगा हुआ है जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ 3 साल के दौरान। आज अब मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है जैसे कि मैं घर पर आ चुका हूँ फर्स्ट टाइम। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उसे बताने लगता है कि जहाँ पर जिन लोगों ने भी तुम्हारी मदद की थी वह सभी के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो तुम इन सभी के सभी स्टूडेंट की मदद करना चाहोगे, डार्क पॉइंट में जाकर उन्हें एक और मौका दिलवाना चाहोगे बात लेने का। तभी जिनयांग इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है और सभी लोगों को इनवाइट करने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। और जब इस तरीके से बाकी के लोग जिनयांग को चिल्लाते हुए देखते हैं तो वो सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगते हैं जिनयांग क्या हुआ, तुम हमें क्यों बुला रहे हो इस तरीके से। तभी जिनयांग अनाउंस कर देता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम सभी के सभी लोगों को उस डार्क पॉइंट में एक और बार बात करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जबकि जिनयांग वाकई में इतना ज्यादा अच्छा बंदा बन रहा है तो हम लोग उसे मना क्यों करें और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और खासकर डू योंग उनको लीड करने लगता है। तभी वहां पर बिंग बिंग की मेड वहां पर आती है और उससे कहने लगती है कि जिनयांग तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया, तुम्हें मुबारकबाद हो, तुमने लेवल 1 पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इसको देखते हुए जो हमारा जिनयांग होता है उससे कहने लगता है कि जियाओ जुए क्या तुम हमारे साथ डार्क पॉइंट पर नहीं जाओगी बिंग बिंग के साथ। ये बात सुनने के बाद जुए जो उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहने लगती है कि तुम उस बारे में बिल्कुल भी मेंशन भी मत करना, वरना या फिर तुम उससे बाकी में मार खाना चाहते हो। उस मूवमेंट के बाद जो सीन हुआ था उधर याद होगा तुम्हें। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे क्या लगता है कि जियाओ जुए मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने उस वक्त उनका कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जल्दी से जाओ और जुए बिंग को कुछ कहो कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और थोड़े बहुत अच्छे शब्द कह देना, तारीफ कर देना मेरी। और तभी वो उसे एक बुक देने लगती है और उससे क्या लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा डरे हुए दिख रहे हो, तुम इस बुक को रखो, तुम अभी अभी तुमने ब्रेक थ्रू किया है लेवल 1 पर, इससे तुम इस बुक को अगर तुम रीड करते हो तो तुम्हें मदद मिलेगी आगे चलकर और कल्टिवेशन। और ये सारी की सारी घटना को हमारे बिंग सुनने में लगी हुई होती है, इसका मतलब इसी ने सब कुछ अरेंज किया है। और जब हमारा जिन जियांग उस ब्लेड टेक्निक को देखता है, बॉइलिंग डीमन ब्लेड को, तो वो काफी तक खुश हो जाता है और वो जियाओ जी का शुक्रिया कहने लगता है। तभी जो जियाओ जी होते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें बाकी में किसी का धन्यवाद देना है तो उसे जुए बिंग बिंग का दो, क्योंकि उसने खास कर अच्छी तरीके से जाकर खुद अपने दम पर सिलेक्ट किया है तुम्हारे लिए टेक्निक। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कर जो रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट है उसने 4 रैंक 4 के और 1 रैंक 1 का, आई मीन रैंक 4 के 7 बंदे और 1 रैंक 5 का बंदे को मारा है इस टेक्निक का इस्तेमाल कर। अब ये सारी की सारी जब बताती है तो जिनयांग काफी तक खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए जुए बिंग बिंग से कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब पीछे से सारी की सारी बातों को जुए बिंग बिंग सुनने में लगी हुई होती है तो उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। इससे पता चलता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग जरूर हो रही है, भले ही ये अभी तक नहीं जानती है लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिल में, इसे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है इसके साथ। और वो काफी तो खुश होने लगती है शर्माहट के कारण, और लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाती और वो वापस से जियाओ जी को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वार्निंग देते हुए वहां से जाते हुए कहने लगती है, वार्निंग देते हुए कि एक बात याद रखना जिनयांग कि अगर तुम इस टेक्निक का प्रैक्टिस करते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लड और क्यूक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम्हारे पास कमी हो तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो सकता है, तुम पागलों की तरह दूसरों को मारने के लिए भी जा सकते हो, और बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी टेक्निक है ये, तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना। और जब भी तुम इसे प्रैक्टिस करो तो तुम्हें अपनी ग्रेट रिवर टेक्निक का भी प्रैक्टिस करना होगा, साथ में इस्तेमाल करना होगा प्रैक्टिस के दौरान। आइस लोटस आर्मर को तो बिल्कुल भी मत भूलना। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और इसी तरीके से समय गुजरता है और जिनयांग का कोर्टयार्ड हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उस पर नोटिफिकेशन आया हुआ होता है कि इसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो बुक उसे जुए बिंग की तरह बिंग बिंग की द्वारा मिली हुई होती है ना वो वाली। वहाँ पर नोटिफिकेशन देते हुए सिस्टम कह रहा होता है कि तुम अगर सीखना चाहते हो तो तुम्हें 20 पोटेंशियल पॉइंट लगेंगे। और जो बॉइलिंग डीमन ब्लेड टेक्निक है ये एक एपिक ब्लेड टेक्निक है, अगर तुम एक बार इसे सीख लेते हो तो 20% चांसेस है कि तुम पूरी तरीके से पकड़ा जाओगे इसे सीखने के बाद, और अपग्रेडेड के चांसेस भी हैं, और हर अपग्रेड के साथ तुम्हारा दिमाग खराब होता जाएगा। और तभी वो सिस्टम को टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है, कंफर्म कर लेता है अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर इन टेक्निक को अपने सीखने के लिए। और जैसे ही सिस्टम उसकी प्रैक्टिस को एक्टिवेट करता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है इसकी पूरी की पूरी बॉडी में, जिससे कि वो चिल्लाने लगता है और एक रेड कलर की एनर्जी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसको वह देखकर वह डर जाता है और कहने लगता है कि जो स्किन है ये देखने में पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखता है। जब मैंने प्रैक्टिस की थी उस टेक्निक का तभी रेड कलर की एनर्जी उसकी बॉडी को घेरना चालू कर देती है और उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है।
और उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वो एकदम से पागल होने लगता है उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के कारण। और उसमें से सिर्फ यही आवाज़ निकल रही होती है कि मारो मारो बस मारो, तुम्हें बस मारना है। ये सोचते सोचते वो उस बातों को याद करने लगता है कि बिग बी ने उससे कहा था कि जब तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो तो तुम्हें अपनी ग्रेट रिवर टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करना है, और अपना आइस लोटस आर्मर का भी, तभी तुम इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बात सोचने के बाद वो अपने उन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे के कारण उसकी आंखें और उसके माथे पर ब्लू कलर की फ्लेम जैसी एनर्जी वहां पर दिखने लगती है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और तभी आसमान में एक फॉर्मेशन खुलती है, और उस आसमान में उस फॉर्मेशन खुलने के बाद वो सारी की सारी घोस्टली एनर्जी एनर्जी होती है उसकी बॉडी में, वो एब्जॉर्ब करने लगती है वो घोस्ट फॉर्मेशन, और उसके साथ उसकी बॉडी से सारी की सारी बुरी ईविल एनर्जी निकल जाती है। और तभी कई सारे क्रिस्टल फॉर्म में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी आइस लोटस आर्मर का इस्तेमाल करने लगता है ना जिस मूवमेंट पर, तो वहां पर कई सारी स्वॉर्ड्स निकलने लगती हैं आइस की, और वो सारी की सारी उस आर्मर का इस्तेमाल कर कर उस घोस्ट ईविल एनर्जी को अपने आप से दूर करने लगता है, और उसको एक क्यूब बॉक्स में कन्वर्ट कर बदल दे मतलब बंद कर देता है, जिससे कि वो कहीं मूव ना हो पाए। और उसको मूव करने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, बल्कि मैं अपने हाथों से पकड़ लेता है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है उसी एनर्जी के साथ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुमने ऑलरेडी इस टेक्निक को बिगिनर लेवल तक सीख लिया है। और इसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत वाली बात है कि मैंने बिगिनर लेवल तक इसको सीख तो लिया है, लेकिन मेरे जो फ्यूचर के अपग्रेड है ना इस टेक्निक को लेकर, वो बहुत ज्यादा कठिन होने वाले हैं मेरे लिए। तभी अचानक से वो बेहोश मतलब उसकी पूरी पूरी बॉडी की एनर्जी कमजोर होने लगती है, और वो एकदम से बेहोश होने लगता है, और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है अब, और मुझे नींद से क्यों आ रही है। और वो तभी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है कुछ समय बाद, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तभी वो किसी को देखकर डर जाता है, और एकदम से डरकर एक कोने में घुस जाता है, और चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओ शिट, अबे रियू तुम मेरे आंखों के सामने अचानक से क्यों आ गए। तभी रियू एक बुक निकालता है और हमारे जिनियांग को देते हुए उससे कहने लगता है कि जो सीक्रेट बुक है वो फैंग डूयोंग की है, लेकिन जो हमारे फैंग मिस्टर वैंग है यानी कि मास्टर, वो ये जो बुक है वो तुम्हें देना चाहते हैं परमानेंटली। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है जिनिया, और उससे कहने लगता है कि रियू हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, क्या हम लोग एक साथ मिलकर ड्रिंक करें। लेकिन रियू की बातों पर ध्यान नहीं देता, और वहां से जाते उससे कहने लगता है कि नहीं, क्योंकि जो मिस्टर फैंग है उन्होंने मुझे और भी काम दिए हुए हैं, इसलिए मुझे वापस जाना होगा जल्द से जल्द। इसका इस तरीके का व्यवहार देखने के बाद इस जिनियांग को कुछ अजीब सा लगने लगता है, और कहने लगता है कि आखिरकार जो रियू है वो मुझसे इस तरीके से दूर क्यों भाग रहा है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जो मार्शल आर्ट टेक्निक अभी अभी तुमने सीखी थी वो तुम्हारे ऊपर इंटीग्रेट हो सकता है, जो तुम्हारे हाथ में है वो इंटीग्रेट हो सकती है, तो उसके लिए तुम्हें 80 पोटेंशियल पॉइंट लगेंगे, और तो और तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर बिगिनर लेवल तक पहुंचा सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है, और कहने लगता है कि जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो भी इंटीग्रेटेड हो सकती है। और तभी बताने लगता है कि जो टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड और बॉइलिंग डीमन ब्लेड है वो एक ही ओरिजिन से आई हुई है, यानी कि एक ही जगह से आई हुई है दोनों की दोनों टेक्निक। और अगर तुम इन दोनों को इंटीग्रेट यानी कि मिलाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 80 पोटेंशियल पॉइंट लगेंगे, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक्स मिल जाएगी, वो भी बिगिनर लेवल की। जब इसको देखता है कि टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड ये टेक्निक देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगता है, और इस टेक्निक को बिल्कुल पसंद नहीं आता हमारे जिनियांग को, और कहने लगता है कि ये तो कॉमन टेक्निक नहीं है जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं वाकई में इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ दूसरे लोगों से फाइट करने के लिए तो लोग मुझ पर हंसेंगे और कुछ नहीं। और बॉइलिंग डीमन ब्लेड जो टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका जो मूव है वो बस एक सिंगल मूव है, और वेरिएशन को बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। शायद मैं इन्हें अगर मर्ज कर दूँ एक साथ मिला दूँ तो मुझे एक ऐसी टेक्निक मिल जाए जो मेरे काम आए, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। तभी वो कंफर्म कर देता है, और तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और वापस से वो एक ऐसी रियल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टिक टेक्निक बनना चालू हो जाती है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है जिनियांग, अरे फिर से नहीं यार, ये टेक्निक फिर से हो रही है मेरे साथ, मैं उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ यार। तभी सिस्टम उसे कहने लगता है क्या तुम 2 पोटेंशियल पॉइंट को कंज्यूम करना चाहोगे, ताकि तुम्हारी जो प्रोसेस है वो उसका जो प्रोसेस है उसको तुम कट कर सकते हो उस सीन को, और डायरेक्टली फ्रीली इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अनुसार इसकी प्रोग्रेस को। और तभी वहाँ पर एक डुप्लीकेट उसका आ जाता है जहाँ पर वो रेड कलर की एनर्जी से भरा हुआ होता है, तभी वो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जैसे ही कोई मूवी चल रही है उसके लिए, और इस फंक्शन का अच्छी तरीके से हमारा एमसी इस्तेमाल करता है। और जब ऐसा होता है तो फास्ट फॉरवर्ड वो टेक्निक जहाँ पर प्रैक्टिस होना चालू हो जाती है उसके दिमाग में, और उसके बाद जब पूरी पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो जिनियांग पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उसको, और कहने लगता है कि मुझे इस टेक्निक को सीखने में 80 पोटेंशियल पॉइंट लगे, और मुझे क्या मिला, बस इतना ही, ये तो बस एक्रोबेटिक्स की टेक्निक से और कुछ भी नहीं। और जब उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए वापस से अपने माइंड में देखने लगता है, और क्या लगता है कि ये वापस से वही नॉर्मल मतलब फिर से वही टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड टेक्निक नहीं है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो। और ये तो देखने में इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं लगती, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसकी जो नॉर्मल टेक्निक है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा ईविल एनर्जी आने लगती है और खतरनाक एनर्जी दिखने लगती है, जो मूव नॉर्मल दिखने में लगा हुआ था वो अचानक से बहुत ज़्यादा फायर्स और बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव दिखने लगता है अचानक से।
ये देखने के बाद वो सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि ये अचानक से इतनी ज्यादा बदल कैसे गया। अभी भी उसका जो मुंह है वो टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड का ही है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है ना वो टोटली बदल चुकी है। और लेकिन इसकी बॉडी के अंदर, इस ब्लेड के अंदर जो एनर्जी है वो डिमोनिक हो रहा है। बॉयल एक डीमन ब्लेड की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है मिला के। ये टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार है। और तभी उड़ती हुई इस टेक्निक का असर उसके मुंह पर गिरता है। तभी नोटिफिकेशन आया लगता है कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हें एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक मिल चुकी है और तुम ऑलरेडी इसके बिगिनर लेवल तक पहुंच चुके हो। और इसका नाम रखा गया है बॉइलिंग डीमन टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड टेक्निक। और बताया जाता है कि जो बॉइलिंग डीमन ब्लेड की टेक्निक है उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और एंचेंट इफेक्ट ऐड कर दिया गया है। इससे इसकी पावर बढ़ा दी गई है टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड एक साथ मिलाकर और तुम्हारे क्यू को कंज्यूम करने के बाद। और जब तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो और कभी फाइटिंग के दौरान यूज करते हो तो अब तुम्हारी जो पागल होने की संभावना थी वो 0% हो चुकी है। अब तुम बिल्कुल भी क्रेजी नहीं होगे इसका इस्तेमाल करने के बाद। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी चैन की सांस लेता है और कहने लगता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कर मैं वाकई में अपने दुश्मनों को सरप्राइज दे सकता हूँ और उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ सकता हूँ। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि मैं उस बंदिश ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसने रैंक 4 के 7 बंदों को और रैंक 5 के एक बंदे को इस टेक्निक का इस्तेमाल कर हराने में कामयाब रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में चमक गई है, इस बार तो मैंने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया। और तभी दिखाया जाता है कि जो हमारा जिनयांग है वो जी जियांग के साथ कहीं पर उस पार्टी इन्विटेशन में जा रहा होता है और तभी उससे कहने लगता है कि हमें माउंटेन से नीचे उतरे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है इस तरीके से घूमे हुए। तभी जी जियांग उससे कहने लगते कि इस यानफेंग टाउन की इंचार्ज बिंग बिंग है। जब यहाँ पर डिजास्टर हुआ करता था तब जो यहाँ के मेयर है वो अपने वेयर हाउस का खोल देते हैं और अपने जितना भी खाना वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आम लोगों के लिए ताकि पूरा का पूरा टाउन अच्छी तरीके से काम कर सके। तभी हमें एक और नई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जुओ जियाओ काओ है, जो कि जियो जियाओ सू की सिस्टर है, जिसकी शादी होने वाली है ना उसकी सिस्टर है। जहाँ पर वो एक तरफ इशारा करती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे बच्चों की आवाज सुनाई देने में लगी हुई है जो कि स्टडी करने में लगे हुए हैं। जब जी जियांग ये बात सुनती है तो उससे कहने लगती है कि सच में तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन हमारा जिनयांग होता है वो कह रहा होता है कि हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते क्योंकि उसे उस ट्रॉमा के बारे में याद आ गया जब उसने वॉलंटरी बच्चों का ख्याल रखने के लिए गया था, जहाँ पर बच्चों ने उसे इकबाल के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होता है। तो वो डायरेक्टली उनसे मना कर देता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन जो जी जियांग होती है वो जबरदस्ती करते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि जी अरे यार जिनयांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं साथ में जाना चाहिए। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से खींचने की जरूरत नहीं है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम बस वहाँ पर देखेंगे और कुछ नहीं करने वाले। और तब बोले वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का जो मास्टर होता है वो जिनयांग की राइटिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो जीनियस हो भाई, जीनियस, तुमने तो इतनी आसानी से पोयम लिख दी बच्चों के लिए, तुम्हारा भविष्य तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। तभी इतनी तारीफ सुनने के बाद जिनयांग खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो टीचर। तभी उसका टीचर उससे कहने लगता है कि आजकल की जो दुनिया है वो लिटरेचर से ज्यादा मार्शल आर्ट को ज्यादा महत्व देती है, लेकिन तुम यहाँ पर नॉलेज की तरफ जा रहे हो, ज्ञान की तरफ जा रहे हो और दूसरों में ज्ञान बांट भी रहे हो। मैं तुम जैसे लोगों की बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। तभी दूसरी तरफ जिनयांग इस सिचुएशन को देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं इस ओल्ड मैन को इतना ज्यादा सरप्राइज कर दूंगा, वो भी प्राइमरी स्कूल की एक पोयम यहाँ पर राइट कर जो कि मैंने बहुत ज्यादा बचपन में सीखी थी। तभी जी जियांग होती है वो उसको इस तरीके से देखकर मन में सोचते उससे मतलब अपनी फ्रेंड को बताने लगती है काओ को कि जो जिनयांग है वो वाकई में अपनी उस टीचर से बात कर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करने में लगा हुआ है और बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा है। तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट हैं, क्या तुम उनकी मदद करना चाहोगे, उन्हें फ्रूट देकर और जो फ्रूट खाने की उनकी इच्छा है उनकी इच्छा पूरी करना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा जिनयांग है वो अपना चेहरा बेकार कर लेता है और कहने लगता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे जो फ्रूट है वो जुओ जियाओ की सिस्टर जुओ काओ के लिए है, उसकी मैरिज के लिए, और मैंने गिफ्ट के तौर पर ये फ्रूट्स लिए थे, तो आखिरकार मैं ऐसे कैजुअली बच्चों को ये फ्रूट्स कैसे दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो टीचर होता है वो सभी से बच्चों को शांत करने लगता है और कहने लगता है कि तुम सभी से बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो बच्चों, जरा हमारे मिस्टर क्वीन को देखो जो कि बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स और लिटरेचर दोनों में ही टैलेंटेड है, तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। जब इस तरीके से वो तारीफ करने लगता है तो जिनयांग ये बात सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और मनी मन में कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से मत फंसाओ बच्चों के बीच में टीचर जी। तभी बाकी सारे के सारे स्टूडेंट हमारे जिनयांग को घूरना चालू कर देते हैं और बच्चे आकर उसके ऊपर चढ़कर उससे कहने लगते हैं कि सर मैंने सुना है कि आप मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो मार्शल आर्ट टेक्निक। तभी दूसरा बच्चा आता है उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपकी फिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या मुझे भी सिखा सकते हो कैसे मुक्का मारा जाता है पावरफुल। तभी तीसरा बंदा आता है, बच्चा आता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारी सेबर टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी चाहिए, उसके बदले में मैं आपको लकड़ी की दे सकता हूँ सेबर। और वो उस पर चढ़ बैठते हैं। ये देखते हुए बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सरप्राइज भी। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मार्शल आर्ट
आर्ट टेक्निक सीखना चाहते हो और तुम हीरो बनना चाहते हो ताकि तुम इंसाफ कर सको, तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख गया तो जंगल में जितने भी गिरे हुए ट्रीज हैं, पेड़ हैं, मैं उनको साफ कर सकता हूँ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर क्योंकि हमारे टीचर को वहां से गुजरने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका रास्ता ये ट्रीज हमेशा रोकते हैं। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल कर लूंगा तब मैं अपने मास्टर को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाकर ले जाया करूंगा। तभी तीसरा बच्चा वहां पर आता है और अपनी इच्छा रखते हुए उससे कहने लगता है, जब मैं मार्शल आर्ट टेक्निक सीख जाऊंगा तो मैं अपने मास्टर और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हूँ और हमारे टीचर को हमेशा बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये बात सुनने के बाद जिनयांग उसके टीचर से पूछने लगता है कि सर आखिरकार ये सारे के सारे बच्चे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। तभी टीचर उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ, आई मीन जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है और मैंने अपने बच्चों और अपनी वाइफ को बचपन में उन गुंडों के द्वारा खो दिया था। जब भी मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है, इसलिए मैंने इन सभी को अडॉप्ट कर लिया है और इस टाउन में लेकर आ गया हूँ और यहाँ पर स्कूल चालू कर लिया है ताकि मैं इन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये बात सुनने के बाद हमारा जिनयांग इमोशन से भर जाता है और वो सारे के सारे फ्रूट्स उन्हें देते हुए उससे कहने लगता है कि बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए फ्रूट्स हैं, तुम इन्हें जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर सकते हो। और जिनयांग उससे कहने लगता है कि सर मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ थोड़ी। तभी टीचर उससे पूछ लगता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और जब वो फ्रूट दे देता है तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हें 100 टेल्स डोनेट कर दिए हैं और बच्चों के फ्रूट भी दे दिए हैं और तुमने उनकी मदद भी कर दी है। और वो पैसा देते हुए उस चीज से कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये टाउन में आपके लिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन पैसों का इस्तेमाल कर बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स और कुछ खाना खरीद लो और उनके लिए कुछ बुक्स भी, ताकि वो सीख सकें, अच्छा ज्ञान हासिल कर सकें। ये बात सुनने के बाद टीचर उससे मना करने लगता है कि आखिरकार मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ इसको। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि आप मुझे इस तरीके से मना नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीजें मैं बच्चों के लिए दे रहा हूँ। और तभी टीचर उसका धन्यवाद कहता है और जब उनकी इस तरीके से कन्वर्सेशन चल रही होती है जहाँ पर टीचर उसका धन्यवाद कह रहा होता है, तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी एक नई एंट्री होती है और वो और कोई नहीं बल्कि जुए बिंगबिंग होती है, जो कि उस पर नजर बनाए रखी हुई होती है और इस तरीके से अच्छा काम करते हुए जब उसे देखती है तो वो स्माइल मारने लगती है। इससे पता चलता है कि इसके दिल में भी कुछ ना कुछ तो प्यार के फूल वगैरह खिल ही रहे होंगे। अब वो पता नहीं प्यार के फूल है या फिर बस एक एडमायरेशन है कि वो अच्छा काम कर रहा है ये बंदा, उसके बारे में बस ये सोच रही है, वो तो आगे पता चल ही जाएगा हमको। तभी जिनयांग उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आज रात को हम उस मेयर से मिलने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है। तभी जिनयांग उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि स्टार्टिंग में मेयर ने सिर्फ बिंगबिंग को इन्वाइट किया था। जब मेयर को ये बात पता चला कि हम सभी भी उस हॉलैंड ग्रेंज के स्टूडेंट है डिसिपल्स है, तो उन्होंने हमें भी इन्वाइट कर लिया और उस मूवमेंट पर किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। कुछ समय के बाद ये बताया जाता है और सभी के सभी लोग एक खाने वाली टेबल पर बेहोश पड़े हुए होते हैं, वो भी मेयर के साथ। तभी वहां से हमें उस चांगजैन को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफी तो खुश होते हुए कहने में लगा होता है, ग्रेट, ये तो वाकई में अच्छा हो कि सभी लोग बेहोश हो गए, जो यानफेंग टाउन है अब वो हमारा हो। और वहां पर हमें एक और आंट फैटी को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही वाली है जिसके नवाबी शौक थे, वो दबा रही थी अपने पैरों को। तभी जो आंटी होती है, जो फैटी होती है, फैटी आंटी, वो उससे कहने लगती है कि तुम इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर बांध दो, जब मिस इन यहाँ पर आ जाएंगी उसके बदले में हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और वो हमारे हीरो यानी कि हमारे एमसी जिनयांग को मारने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर ये तुम्हारे कारण नहीं होता तो मैं अपनी लाइफ को मिस्टर वांग के साथ अच्छी तरीके से गुजारने में लगा हुआ होता। अब मुझे रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं चाहिए, मैं बस इस बंदे को टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ और मारना चाहता हूँ। तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है अभी की सिचुएशन से, जहाँ पर जो मेयर होता है वो उसे बता रहा होता है कि मेरी न्यूफी और मिस जुओ की जो शादी का सेलिब्रेशन है, जो इवेंट है, वो कल स्टार्ट होने वाला है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर यानफेंग सिटी में आए। और जो मेरी वाइफ है, मैंने उन सभी के लिए मतलब आप सभी के लिए ड्रिंक्स की तैयारी करवा दी है। इससे हमें पता चलता है कि ये फैटी और कोई नहीं बल्कि मैं इस मेयर की वाइफ है और यही इन सभी को मारवाना चाहती है। तभी मेयर उन सभी से कहने लगता है कि तुम्हारे कारण हमारा जो यानफेंग सिटी है वो पूरी तरीके से शांति से भरा हुआ है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से कहने लगता है कि आपको इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो खुशी खुशी में अपने एक गिलास उठाता है और उसे पीना चालू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उठाता है तभी सिस्टम नोटिफिकेशन उसे कहने लगता है कि इस वाइन में कुछ ना कुछ गलत है, तो तुम क्या एक्टिंग का इस्तेमाल कर जो असली बनता है इस कांड के पीछे, क्या उसे बाहर बुलाना चाहो। और तभी वे देखता है कि जिनयांग उसको कैसे पी लेती है बिना सोचे समझे। दूसरी तरफ बिंगबिंग उसे घूर रही होती है अपनी ड्रिंक को और उसको देखते मन में सोचता लगता है कि बिंगबिंग इसे नहीं पीने वाली, इसने कुछ ना कुछ तो गलत ढूंढ ही लिया होगा, ये तो काफी तो औसम है, बिंगबिंग काफी तो औसम है। और तभी दिखाया जाता है कि जो बिंगबिंग होती है वो भी पीना चालू कर देती है और मेयर भी उसे पीने लगता है, अपना जो उससे तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मिस दुबे काफी तो अच्छा हो। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो सरप्राइज होता है, क्या लगता है कि बिंगबिंग तुम्हें भी पता नहीं चला कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब उसके गिलास को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उसने बिंगबिंग ने अपनी पूरी उस वाइन को अपने क्यू से जमा दिया है, जिससे कि वो एक आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसको जानने के बाद वो समझ जाता है कि ये भी एक्टिंग करना चाहती है बिल्कुल मेरी ही तरह।
और वो उसका जो ग्लास होता है वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि मेयर भी उस वाइन को पीने के बाद बेहोश हो जाता है। लेकिन जिनयांग को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये इसका मतलब ये हुआ कि जो मेयर है वो इस प्लान के साथ नहीं मिला हुआ। मैं यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा और देखता हूँ कि आखिरकार किसने हमारे साथ ऐसा करने का दुस्साहस दिखाया है। और तभी एक स्वॉर्ड उसकी तरफ आती है और कहानी प्रेजेंट में आती है और वो पकड़ लेता है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है काफी समय बाद मिले बड़ी। ये बात सुनने के बाद चांग जैन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जानने के बाद और कहने लगता है कि आखिरकार तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो बड़ी। तभी वहां पर बिंग बिंग खड़ी होती है और उससे कहने लगती है कि हम भी तो ठीक है, यहाँ पर हमें भी होश आ गया। और वो उस दारू को वहीं पर फेंक देती है जो भी ड्रिंक दी थी पीने के लिए। और उसकी वाइफ ये देखकर डर जाती है, मेयर की वाइफ, और खासकर जांग जैन। और कहने लगता है कि तुम आखिरकार एक्टिंग करने में लगे हुए थे अभी तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर पॉइजन हुए ही नहीं हो, तुमने कभी जहरीली ड्रिंक पी ही नहीं थी। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि जो ट्रिक तुम हम पर इस्तेमाल करना चाहते थे, मैंने ऑलरेडी इस ट्रिक की प्लानिंग कर रखी थी। ये बात सुनने के बाद जो चांग जैन होता है वो भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुमने मेरी पूरी की पूरी लाइफ खराब कर दी है। और तो और तुम्हारे कारण ही चांगलान भी मारी गई, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है इस बारे में। ये बात सुनने के बाद जिनयांग की सटक जाती है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई चांगलान के बारे में बात करने की और अपने मुंह पर उसका नाम लाने की। और तभी वो डायरेक्टली उस पर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर चांग जैन बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि सर मेरी मदद करो। और तभी एक वेब उसकी तरफ आकर उसके अटैक को रोकना चालू कर देता है। इसे पता चलता है कि एक टकला वहां पर आकर उसके अटैक को रोक लेता है और एक पाउच वहां पर गिर जाता है उसके, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये पाउच, आखिरकार तुम्हें ये पाउच कहाँ से मिला चांग जैन। ये सुनने के बाद चांग जैन उससे कहने लगता है कि ये पाउच तो मेरे लीडर के द्वारा मुझे नाम के तौर पर यानी गिफ्ट के तौर पर मिला था। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है चांग जैन और उससे कहने लगता है कि ये पाउच तो मैंने टीचर को अपने हाथों से दिया था, वो भी स्कूल टीचर को। ये बात सुनने के बाद जो बंदा उसके अटैक को रोक रहा था वो उससे कहने लगता है, ओह मुझे याद आया, तुम उस स्कूल की बात कर रहे हो, वहां पर जो हमारा लीडर है वो ऑलरेडी जा चुका है और वहां पर हमारे लीडर यूनिक टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां पर उन्हें बच्चों के ब्लड की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जब भी वो इम्प्रूव करती है, ब्रेक थ्रू करती है। और इसलिए उसे विजय पर्स से तब मिला जब वह उन बच्चों को रिफाइन करने के लिए गई थी। ये बात जब जिनयांग को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उन बच्चों के बारे में सोचने लगता है। तभी एक और बंदा वहां पर आता है जो कि अजीब दिख रहा होता है और वो अटैक करते हुए उससे कहने लगता है, क्या तुम वाकई में उन बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से जाना चाहते हो? भूल जाओ इस बारे में, तुम यहाँ मुझसे बचकर नहीं जा सकते। और जब उस पर अटैक करने में लगा हुआ था तभी बिंग बिंग उसके बीच में आ जाती है उसके अटैक को रोकने के लिए और पीछे फेंक देती है अपने फुल फोर्स से, जिसके कारण वो दोनों के दोनों पीछे गिर जाते हैं। इसको देखकर बिंग बिंग से वो कहने लगता है, जिनयांग बिंग बिंग क्या तुम ठीक हो? तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनयांग। तभी वो दोनों के दोनों जो आए थे उस पर अटैक करने के लिए, वो दोनों उससे कहने लगते हैं कि तुम वाकई में उन बच्चों को बचाने के लिए वहाँ स्कूल पर जाना चाहते हो? हमारे लीडर ने तो ऑलरेडी, जिनका नाम यिन यान है, वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम वहां जाते हो तो पक्का तुम उनके हाथों से मारे जाओगे। और तभी वो यिन यान के बारे में सोचने लगता है और उसे याद करने लगता है याद करने लगती है बिंग बिंग और मन में सोचते हुए सभी को बताने लगती है कि यह तो आयरन ड्रैगन बंडित ग्रुप की यानी कि डाकुई ग्रुप की फर्स्ट लीडर है, जो कि अभी इस समय पर रैंक 2 पर है। ये सुनने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं, जिसको देखकर बिंग बिंग उससे कहने लगती है, क्वीन जिनयांग तुम्हें इस समय पर स्कूल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम यिन यान के बिल्कुल भी मैच नहीं हो, तुम उसे बिल्कुल भी हराने में कामयाब नहीं रहोगे। तुम जल्दी से हॉलैंड ग्रेंज पे जाओ और वहां से रेनफोर्समेंट लेकर आ जाओ। तुम जीजियांग के साथ जल्दी से फटाफट से चले जाओ। और वे दोनों को दोनों वहां से भागना चालू कर देते हैं रेनफोर्समेंट बुलाने के लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि जो डाकू लोग हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं और किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार स्कूल में जो बच्चे मौजूद हैं वो अभी सेफ हैं, सुरक्षित है या फिर नहीं है। क्या तुम वाकई में स्कूल जाने का रिस्क लेना चाहोगे और उन बच्चों की मदद करना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद जिनयांग भी एग्री हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहूंगा वहां पर। और वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ था और तभी जिनयांग रुकता है और जीजियांग से कहने लगता है कि इस वक्त जितने भी डाकू हैं वो पूरे के पूरे टाउन को लूटने में इस वक्त बिजी होंगे, तो तुम्हारा अभी यही सुरक्षित रहेगा कि तुम वापस से गरंज हॉल में, मतलब उस हॉल में जाओ, गरंग हॉल में जाओ और बाकी रेनफोर्समेंट को बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ। और एक बार तुम हॉलैंड ग्रेंज से वापस आ जाओगे तो तुम्हें उन्हें बता देना कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ये बात सुनने के बाद जीजियांग मान जाती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं और तुम अपना ख्याल रखना। जिनयांग को वहां से जाते हुए देखने लगती है और जब वो उनकी कन्वर्सेशन खत्म होती है और उसके बारे में सोच रही थी तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे से आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में इतना समय है कि तुम दूसरों के बारे में चिंता करो। और तभी वहां पर खून गिरते हुए हमें दिखाया जाता है और वो खून हमें नेक्स्ट वीडियो दिखाया जाता है किसी और का नहीं बल्कि में उस टीचर का होता है, जिसके छाती में किसी का हाथ घुस गया होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यही यिन यान है जिसने बच्चों के सामने उसके टीचर को मार दिया। और कहने लगती है कि अगला कौन? तभी अचानक से उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देने लगती है,
लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि मैं वही बंदा होता है, टीचर। वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और सभी लोगों से, बच्चों से कहने लगता है कि तुम यहाँ से भागो। इसको देखने के बाद ये यान यान वो उससे कहने लगती है, तुम बुड्ढे बास्टर्ड कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से पकड़ने की। और उसके थाई पर, उसके पैरों पर एक स्कॉर्पियन जैसा टैटू भी दिखाया जाता है। और तभी वो उसकी गर्दन को पकड़कर उससे कहने लगती है कि मुझे लगा तुम अब तक मर चुकी होगी। और उसी के सामने उसकी गर्दन को पकड़कर उखाड़कर उसके सर से अलग, धड़ से अलग कर देती है। इसको देखने के बाद सभी के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और इस तरीके से मरते हुए देखने लगते हैं। तो एकदम पागलों की तरह वो बच्चे उस मूवमेंट की तरफ याद करने लगते हैं, किस तरीके से टीचर उनका ख्याल रखा करते थे अभी तक। और चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए उस लड़की से कहने लगते हैं कि बैड वुमन, तुम जल्दी जल्दी हमारे टीचर को जिंदा करो, वापस लाओ, और हम सभी के सभी लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। और तभी जो जिनियान है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन बच्चों से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी जल्दी अब तुम्हारी टीचर के पास जरूर भेज दूंगी। और जब ऐसा कर ही रही होती और बच्चों पर अटैक करने वाली होती है, तभी भी देखती है कि वो बच्चा उसके हाथों से गायब हो चुका होता है। इसको देखकर वो सफरात हो जाती है और सामने देखती है तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि में जिनयांग होता है, जो कि उसके हाथों से उस बच्चे को बचाकर वहां से निकल जाता है, वो भी अपनी फुल रफ्तार के साथ। ये देखने के बाद यान यान उससे कहने लगते कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर कोई ऐसा पागल बंदा भी होगा जो कि अपनी पैरों से खुद चलकर यहाँ पर आएगा मेरे हाथों से मरने के लिए। अच्छा तुम बताओ कि तुम हो कौन आखिरकार। ये बात सुनने के बाद जिनयांग वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसकी सनकी हुई होती है और वो कहने लगता है कि आज तुम मेरे हाथों से पक्का मरोगी। और बाकी बच्चों को शांत करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और उस रूम में जाकर छुप जाओ और तुम्हें बाहर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सारे के सारे बच्चे उस बात से मान जाते हैं। ये बात सुनने के बाद यान यान उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे काम करने में लगी हुई हो, तुम तो बहुत ज्यादा शरीफ बन रही हो यहाँ पे, तुम तो भाई एक तुच्छ से लेवल 1 के लूजर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझ जैसे लेवल 2 को हराने में कामयाब रहोगे अपने इस छोटे से कल्टीवेशन बेस के साथ। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जो रिजल्ट होने वाला है वो सेम ही रहेगा, उसमें तुम हार जाओगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए जिनयांग से कहने लगता है कि तुम वाकई में से यान यान को मारने वाले हो ताकि तुम बच्चों की सुरक्षा कर सको और तुम उससे बदला लेना चाहोगे। इसने टीचर को मार दिया है उसका, और जो इसने 541 लोगों को मारा, यानी कि 541 लोगों को मारा है, उनकी आत्माओं की शांति दिलाना चाहोगे इसे मारकर। और इसे मारकर तुम शांति, और इस पूरे के पूरे शहर को शांति दिलाना चाहोगे। इतने ज्यादा मिशन देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचता है, कहने लगता है कि लड़की तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इविल है, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर मैं वाकई में इसे मारना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा एक्टिंग करना पड़ेगा जिससे कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर दे और उस मौके का फायदा उठाकर इसकी वीकनेस का मैं फायदा उठा लूं और सरप्राइज अटैक से इसे मार दूं। तभी फुल फोर्स में अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और देखता है कि जो हमारा एमसी है वो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। इसको देखकर वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो अटैक है वो वाकई में पावरफुल है बच्चे, और तुम यहाँ पर टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड का इस्तेमाल करने में लगे हुए, लेकिन तुम्हारा जो अटैक है वो मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं कर सकता। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारा जैसा तुच्छ टाइगर कोलैप्सिंग जो ब्लेड टेक्निक है वो एकदम लो लेवल की टेक्निक है, तुम उससे मुझे हराने में कामयाब भी रहोगे। और जोर जोर से हंसने लगती है और उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज करने लगती है जैसे कि कोई बच्चे का खेल हो इसके लिए। और तभी वो वहां पर पॉइजन का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखकर वो आसानी से उसे डॉज करने में कामयाब रहती है और कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस पॉइजन से वाकई मर जाऊं। और इतने ज्यादा पॉइजन उसकी तरफ आते हुए उसको वापस से उसी की तरफ भेज देती है। लेकिन जिनयांग मन में सोचता है, कहने लगता है मैंने अभी भी इसको हिट किया, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बेहोश हो गई होगी। लेकिन वो देखता है कि वो तो वहां से गायब हो चुकी है और वो उसके पीछे आ जाती है जिनयान पर अटैक करने के लिए। और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा गंदी गंदी और डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने में लगी हुई हो। जब वो लड़की उस पर अटैक करने वाली होती है तभी वो अपने आइस लोटस आर्मर का इस्तेमाल कर लेता है उसके अटैक से बचने के लिए और कहने लगता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कौन जीतता है हमारे बीच में। और अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल कर उस वक्त वापस से कूद पड़ती है हमारे जिनयांग पर अटैक करने के लिए, जिससे कि उसे चोट लग जाती है। और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर आइस लोटस आर्मर टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो बच्चे, तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा टेक्निक सीख रखी है, तुम इतना मत खाओ जितना तुम चबा ही ना सको। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम अपनी ज्यादा बकवास बंद करो और मुझसे आकर फाइट करो। और जब वो वापस से अटैक करने लगता है तो वो उससे फिर से कहने लगती है, वो यान कि लो तुम मुझे फिर पर अटैक करने के लिए आ गए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अटैक मुझ पर काम करने वाला है। और तभी उसी अटैक के साथ जब उसका गार्ड डाउन होता है तो वो अपनी बॉइलिंग डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और साथ ही में टाइगर कोलैप्सिंग टेक्निक का, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाती है, जिसको देखने के बाद यान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे चोट लग जाती है जिसके कारण। लेकिन हमारे एमसी को लगता है कि उसने एक झटके में उसे हरा दिया और दिखाया जाता है ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने हरा दिया हो, लेकिन बात कुछ और होती है। हमारा एमसी यहाँ पर खुश होने लगता है कि तुम्हें मेरी टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था और तुम्हें मैंने अपने इस स्लैश से हिट कर दिया है, अब तुम पक्का मरी गई होगी। लेकिन देखता है वहां जाकर तो वहां पर पता चलता है कि उसने सिर्फ उसके मुंह को चोट पहुंचाई है, जिससे उसकी जो खूबसूरत चेहरा होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और उसको देखकर उसकी पूरे की पूरे गुस्से से भर जाती है और बहुत ही ज्यादा आग बबूला होने लगती है ये, और वो एकदम सुरक्षित होती है इस मूवमेंट पर। इसको देखने के बाद जिनयांग मन में सोचता है, क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे अटैक को डॉज कर दिए वो भी लास्ट मूवमेंट पर, शिट ये तो वाकई में बहुत पावरफुल प्रेशर है, अब मैं इसे कैसे हराऊंगा।
और तभी कहानी जाती है थोड़ी देर पीछे और वो उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगती है बचपन में किस तरीके से उसने कई सारे लोगों को हराया है अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर। और वो बहुत ज्यादा इविली बन गई थी उस बचपन में, जहाँ पर उसका जो मास्टर था वो उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में ब्लड डीमन सेट की बेस्ट स्टूडेंट यानी कि बेस्ट डिसिपल कहलाने के लायक हो। यहाँ की हमारे इस स्कूल का यानी कि हमारे इस सेट का जो जंगल का जो भविष्य है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और बहुत ज्यादा ब्राइट है। तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया लड़की, गुड गर्ल गुड गर्ल। सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि ब्लड डीमन किल की जो परफेक्शन लेवल है उस तक पहुंच सकती हो। जो ब्लड डीमन किल जो टेक्निक है वो अब हमारे सेट की सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक है। जब हम दोनों ने मिलकर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, जब तक हम दोनों यहाँ हमारे लिए ब्लड की सप्लाई काफी रहेगी तब तक हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे। जहाँ और उसके मुंह से उसके ब्लड को जब साफ करने में लगा हुआ होता है तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और अपने ही मास्टर को वहां पर मार देती है, वो भी अपने हाथों से। और वो हंसते हुए कहने लगती है, नहीं मास्टर, हम दोनों पावरफुल नहीं रहेंगे बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पावरफुल रहूंगी। और उसका सर पकड़ने के बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी से उसका स्केलेटन बाहर निकाल देती है। भाई कितना ज्यादा डरावना सीन था ये। और वो पागलों की तरह घुर्राने लगती है, उसके सींग निकल आते हैं, वो डीमन बन जाती है और कहने लगती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ। हाँ भाई तू ही पावरफुल है और कोई पावरफुल है ही नहीं है। और ऐसा करते करते वो पूरी तरीके से पगला जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हमारा जिन्यांग उस पर अटैक करने लगता है ताकि उसकी पावर को रोक सके, उसकी पावरफुल बूस्ट को। और वो कहने लगता है कि ये तो पगला चुकी है, क्रेजी हो गई ये बंदी। और वो लड़की डीमन फॉर्म में आने के बाद उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे चीतरे चीतरे उड़ा दूंगी बच्चे, तुम मुझसे नहीं बच सकते। इसको देखने के बाद जिन्यांग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो एक ऐसी डिमोनिक स्किल है जिसे एनहेंस किया जा सकता है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है इससे जीतने का। लेकिन तभी एनहेंस्ड के बारे में सोचने लगता है तो उसे अपनी स्किल का याद आता है कि ये भी तो ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ फाइटिंग सीन शिफ्ट होता है जी जियांग और जांग चेंग जैन की तरफ, जो कि जो जी जियान होती है वो उससे कहने में लगी हुई थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई मार्शल आर्ट वगैरह हो, तुम तो एक असली मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो, तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम्हें ये बात का ख्याल रखना। ये बात सुनने के बाद चेंग जैन उससे कहने लगता है, मैं पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अभी कहानी पूरी तरीके से डिफरेंट है। और 2 पिल्स निकालते हुए उससे बताने लगता है, मैंने ये 2 पिल्स हैं वो सेकंड लीडर से छुड़ाई हैं, मतलब चुराई हैं, और थर्ड लीडर। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जी जियांग, एक बार मैं तुम्हें मार दूं तो मैं वापस जाकर जिनियांग को भी जरूर मारूंगा अपने हाथों से। और वो उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और कहने लगता है कि फाइनली मेरी पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और एकदम से खुश हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्डिंग से मसल्स बन जाती हैं। तभी दूसरी तरफ हमें जी जियांग को दिखाया जाता है जो कि उन मूवमेंट्स के बारे में याद करने लगती है, कैसे किस तरीके से उसने क्वीन जिनियान के साथ अपनी मूवमेंट्स गुजारे हैं। और उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम वाकई में जिनियान को मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बॉडी से होकर गुजरना पड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे धमकाने लगती है कि तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, समझ में आया तुम्हें। और तभी वो पागलों की तरह उस पर जी जियांग पर अटैक करने लगता है ताकि वो उसे मार सके और कहने लगता है कि तुम मेरे इस अटैक को संभालो। जब जी जियांग उसे देखती है तो कहने लगती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया अचानक से, क्योंकि उसका जो अटैक है वो देख भी नहीं पा रही होती और वो बाल बाल बचने लगती है। और तभी चेंग जैन उससे कहने लगता है कि तुम भले एक फॉर्मल डिसिपल हो लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि जो पिल मैंने अभी भी खाई थी उसका इस्तेमाल कर मेरी बॉडी के अंदर की जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है, 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है उसे हराने के लिए और पागलों की तरह उस पर अटैक करने लगता है। और हमारी जो जी जियांग होती है उसे कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा होता है उससे निपटने के लिए। इसको देखने के बाद वो घबराने लगती है क्योंकि उसकी एक भी अटैक को वो झेल नहीं पा रही होती है और मन में सोचते कहने लगती है कि ये वाकई में वही चेंग जैन है जिसको मैं जाना करती थी, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी पावर है इसके पास, मुझे कुछ भी कर इसे हराना होगा। लेकिन मैं इस वक्त इससे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और तभी अचानक से दिखाया जाता है कि वो उसकी जो बॉडी होती है उसके कुछ अजीब तरीके के इफेक्ट होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमारी फाइट यहाँ पर खत्म होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम जीत नहीं सकते मुझसे। और अपनी स्वॉर्ड प्ले दिखाने लगती है और बताने लगती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ होने के बाद भी तुम्हारी जो स्पीड है वो लिमिटेड है, तुम मेरे से ज्यादा फास्ट नहीं हो सकते अब। और जब चेंग जैन उस पर अटैक करने में लगा हुआ होता है तभी उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और कहने लगता है कि तुम जी जियांग इस तरीके की बकवास करना मुझसे बंद करो, मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तुम जल्दी से भाड़ में जाओ। और जब वो अब उस अपनी बॉडी से उसमें पंच मारने लगता है तो उसका पंच जमीन पर जैसे लगता है तो उसकी जो उंगलियां होती हैं वो टूट जाती हैं पूरी बुरी तरीके से, गंदी तरीके से। इसको देखते हुए जी जियांग मन में सोचते कहने लगती है कि जी अपनी बॉडी में बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं कर रहा है, नहीं इस पिल के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। और तभी दिखाया जाता है कि उसे तो होश भी नहीं है कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से तबाह होने में लगी हुई है फिर भी ये अटैक किया जा रहा है जी जियांग पर। और अचानक से उसकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ होने लगती है और वो गड़बड़ होते हुए उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा होता और कह रहा होता है उसको कि जिनियांग कुन जिनियांग, मैं तुम्हें मार दूंगा, फाइनली मैं तुम्हें मार दूंगा। और पागलों की तरफ चिल्लाने लगता है। तभी उसकी बॉडी अचानक से फूलना चालू हो जाती है जिसको देखकर जी जियांग सरप्राइज हो जाती है।
और दिखाया जाता है कि ज्यादा एनर्जी होने के कारण उसकी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि वो उस एनर्जी को अपनी बॉडी से कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसको देखकर वो सकरात हो जाती है जी जियांग। उससे कहने लगती है जरूर ये इफेक्ट उस पिल का होगा। ये जो पिल थी उसने इसकी पावर को कम समय में बढ़ा तो दिया, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। जब भी उसे कोई भी बिना सोचे समझे इस पिल्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो इस जंक्शन की तरह मारा जाएगा। और वो उस पिल को अपने हाथों में पकड़ लेती है। भले ही मैं ऑफिशियल डिसिपल हूँ इनर गेट की और मैंने कुछ समय के लिए प्रैक्टिस भी की है अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने इस पिल को लिया तो मेरी जो डांट है ना वो ब्लास्ट हो जाएगी। और तभी पीछे से वहां पर उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा जोर का धमाका होता है, जिसको देखकर वो जिनयांग की चिंता करने लगती है। दूसरी तरफ हमें जिनयांग को उस लड़की से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर जिनयांग की हालत खराब हो रही होती है, तभी वो लड़की उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगती है कि तुमने देखा ना, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते, तुम्हें मैं यहीं पर मार दूंगी। उसके सींग उगाते हैं उसके सर पर। तभी जिनयांग उससे फाइट करने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये पगली वुमन, क्रेजी वुमन, ये ऑलरेडी रैंक 2 के पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसके जो नेक्स्ट अटैक आने वाला है उसको डॉज करने वाला हूं। लेकिन जब वो इस बारे में डॉज करने के बारे में सोच रहा होता है तो वो पीछे देखता है कि वहां पर वो सारे के सारे बच्चे चुपकर बैठे हुए हैं, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और वो लड़की डायरेक्टली उस पर अटैक करने लगती है। तो वो लड़की इसको इस तरीके से देखती है तो कहने लगती है कि तुम तो वाकई में क्या हीरो हो, तुमने डॉज नहीं किया ताकि वो उन छोटे छोटे बच्चों को बचा सको। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हो मेरी पावर्स को। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगी, मैं तुम्हारा दिमाग बाहर निकालूंगी, तुम्हारा दिल बाहर निकालूंगी, तुम्हारे इंटेस्टाइन बाहर निकालूंगी और सब कुछ के टुकड़े टुकड़े कर जिंदा खा जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे क्या लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो अपने फेस की तरह। ये बात सुनने के बाद वो और तो भड़क जाती है, क्योंकि लड़की के फेस के बारे में कोई बात करेगा तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना उसको। और कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझसे बात करने की, तुम यहीं पर मारे जाओगे अब। और जब वो पागलों की तरह अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कोई उस पर अटैक करने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं जी जियांग होती है, जो कि उस पर जिनयांग को बचाने के लिए वहां पर आई हुई होती है। और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे जिनयांग से वहां से दूर रहो। जिसको देखकर जिनयांग सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो। तभी बोली जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रीटी है, क्या तुम वाकई में इस लड़के को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा तुम्हारा लवर है। ये बात सुनने के बाद उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। हाँ लवर है, हो सकता है फ्यूचर में पता चलेगा, अभी तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ है, ना ही कुछ ऐसा लग रहा है, बट हमारे एमसी के ऊपर ट्रक तो है अंदर। और जब वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है तभी जो विलन होती है, जो इविल वुमन होती है ये डीमन, वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसको मारने के लिए रेडी होती है। और दिखाया जाता है कि एक ही झटके में जी जियांग को दूर फेंक देती है उसकी स्वॉर्ड के साथ और उसके मुंह से और बॉडी से खून निकलने लगता है। उसे मारने के लिए बार-बार अटैक किए जा रही होती है जे। और तभी उसे बचाने के लिए हमारा जिनयांग आगे आता है, उसकी बॉडी को पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि जी जियांग तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा, उन सभी के सभी बच्चों को तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और जब इस तरीके से हमारी जीजांग उसे देखती है तो वो रोना चालू कर देती है शर्म के मारे और देखने लगती है कि इस तरीके से वो बचाने के लिए जिनयांग उसे पकड़कर बैठा हुआ है। और तभी जो यान यान होती है यान वो उससे कहने लगती है कि तुम बच्चे कहेंगे, तुम बुरे बंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे पकड़ने की, मुझे जल्दी से छोड़ो, मुझे इस लड़की को मारना है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और अपनी तभी वो लड़की होती है वो डायरेक्टली उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। तभी अचानक से देखती है वो किसी चीज को नोटिस करने लगती है, पावरफुल एनर्जी उसकी तरफ बढ़ने में लगी हुई है। तभी हमें जी जियांग को दिखाया जाता है कि अचानक से उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और वो उससे कह रही होती है कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर दी है कि तुमने मेरे जिनयांग को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इससे पता चलता है कि इसके दिल में कुछ ना कुछ तो फीलिंग जरूर है, वरना इतनी पागल नहीं होती जिनयांग को लेकर। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे जिनयांग को चोट पहुंचाने की, तुम उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और वो पागलों की तरह उस पर अटैक करने लगती है जी जियांग। और जब जी जियांग पर अटैक करती है तो वो समझ जाती है कि इसने वो पिल का इस्तेमाल किया है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें वो पिल कहाँ से मिली। और उस जी जियांग पर अटैक करने लगती है वो जिनयान और कहने लगती है कि तुम अपने आप पर इतना ज्यादा प्राउड महसूस मत करो, तुम बस एक रैंक 1 पर ही तो पहुंची हुई हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इतनी ज्यादा पावर, कमजोर पावर के साथ मुझे हराने में कामयाब रहोगी, तुम मुझसे जरूर मारी जाओगी। एक बार मैं उस लड़के को मार दूं, मैं वापस उसके बाद तुमसे निपटूंगी। दूसरी तरफ जो यान है वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो 2 लीडर्स थे उनके साथ कुछ बुरा हो गया है क्या, मुझे जल्दी से जल्दी इन दोनों को यहाँ पर मार कर उन दोनों के पास जाना होगा। और तभी वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो पूरी तरीके से वहां पर देखती है कि वो जिनयांग तो वहां पर है ही नहीं, पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। तभी दिखाया जाता है जिनयांग उसके पीछे से आ जाता है अटैक करने के लिए और उससे कहने लगता है कि तुम भाड़ में जाओ। और चुपके से अटैक करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो अटैक नाकामयाब रहता है। वो अटैक जो लड़की होती है, जो ये यान होती है, वो उसका अटैक को कूद कर डॉज कर देती है और उससे कहने लगती है तुम एक चोटिल बॉय,
और सिर्फ रैंक 1 के मिडिल लेवल पे तो पहुंचे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस शैबी शेयर से यानी कि गंदी सी शेबर से मुझे हराने में कामयाब रहोगे। तभी जिनयांग उस पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी सेबर है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हें मारने के लिए। और वो वापस से उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब भी रहती है। और जब उन दोनों की फाइट चली रही होती है, दूसरी तरफ पीछे से हमारे यहाँ पर जी जियांग भी आ जाती है उस पर अटैक करने के लिए, जिसको देखकर वो और सरप्राइज हो जाती है। और तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी आसपास फ्लो होने लगती है। वो जो लड़की होती है जिन यान यान, वो दो लोगों से मिलकर फाइट करने में लगी हुई है और दोनों को संभालने में कामयाब भी रहती है किसी तरह। लेकिन ज्यादा देर तक अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है और घबराने लगती है और कहने लगती है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास बिल्कुल भी ब्लड नहीं बचेगा। अपनी टेक्निक को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जल्द से जल्द ब्लड का इस्तेमाल करना होगा। और हमें दिखाया जाता है इसकी शक्ल पूरी तरीके से किसी बुढ़ी औरत की तरह दिखने लगती है। और तभी उसकी नजर उन बच्चों पर जाती है और कहने लगती है कि भगवान ने वाकई में मेरी मदद कर दी। और वो वापस से उन बच्चों पर कूद पड़ती है ताकि उसे उन बच्चों को मारकर उनके ब्लड का इस्तेमाल कर सके। इसको देखकर जिनयांग काफी तक घबरा जाता है और कहने लगता है कि शिट, इसकी नजर तो उस बच्चों पर है, मुझे उस बच्चों को बचाना होगा जल्द से जल्द। और जब ऐसा चल ही रहा होता है तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारी जो जीजियांग होती है उन बच्चों को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम शेमलेस लड़की कहेंगे, तुम्हें तो शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है, तुम अपने आप को बचाने के लिए इन मासूम से बच्चों को मारने के लिए तैयार हो। और जब जिनयांग उसको इस तरीके से देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि जो जिन यान हो वो जीजियांग को गर्दन से पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है तुम बिच कहेंगे, तुम वाकई में अगर मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ, मैं तुम्हारे ब्लड का इस्तेमाल करती हूँ। तभी हमारा जो एमसी होता है वो जीजियांग को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बॉइलिंग डीमन टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड टेक्निक, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जल्दी से जीजियांग को छोड़ दो। यहाँ पर दिखाया जाता है जीजियांग के सारे बॉडी के जो ब्लड होता है वो चूस रही होती है धीरे धीरे करके। इसको देखते हुए हमारा एमसी और ज्यादा गुस्से में आकर उससे क्या लगता है कि तो क्या तुम्हें वाकई में ब्लड चाहिए, लो तुम मेरा ब्लड का इस्तेमाल करो। और पागलों की तरह वो ब्लड देना चालू कर देता है और कहने लगता है कि तुम उसे जाने दो। और जब ब्लड उसकी तरफ जा रहा होता है तो जो जिनी आने वो काफी तक खुश होने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी जो ब्लड एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है तो वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगती है और उसके अजीब सा चक्कर आने लगते हैं। लेकिन पता चलता है कि उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो तभी जीजियांग को वहां पर छोड़ देती है और पागल की तरह हंसना चालू कर देती है। और तभी दिखाया जाता है कि ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब करने के कारण, खासकर जिनियांग का ब्लड एब्जॉर्ब करने के कारण, उसका जो डीमन आर्मर होता है वो भी उसके बॉडी के ऊपर आ जाता है और दिखाया जाता है कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, लगी हुई होती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुमने अपना ब्लड ऐसे बंदे को दे दिया है जिसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बदले में तुम्हें 20 पोटेंशियल दिए जाते हैं। अब तुम्हारे पास 4 तो पोटेंशियल पॉइंट है तुम्हारे अकाउंट में, जिसके कारण तुम्हारे लिए एक हिडन टास्क ट्रिगर हो चुका है। तो तुम्हारी जितनी भी टेक्निक है उनके 40% तक उनकी पावर बढ़ जाएगी और ये वाला जो इफेक्ट है वो 1 मिनट तक रहने वाला है तुम्हारे लिए। ये बात जानने के बाद जिनयांग काफी तक खुश होने लगता है और कहने लगता है कि सिस्टम तुमने तो कमाल कर दिया यार, अब वाकई में अगर ऐसी बात है तो मैं इस मूवमेंट का फायदा उठाऊंगा। तभी जिनियांग उससे कहने लगती है कितनी ज्यादा सरप्राइज वाली बात है, तुम वाकई में कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें मारकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तभी जिनियांग खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में मुझे मारना चाहती हो, तुम सपने देखते रहो लेकिन तुम कभी मुझे मारने में कामयाब नहीं रहोगी, इस बात का ख्याल रखना। और वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद जो जिनियांग होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हारे पास तो अब तुम्हारी सेबर भी नहीं बची हुई है, तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। और तभी वो फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है कि वो अपनी सेबर उसकी तरफ फेंक देता है और कहने लगता है कि सर आप इसका इस्तेमाल करो। ये देखने के बाद लड़की हंसने लगती है और उससे कहने लगती है तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लकड़ी के स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर मुझे हराने में कामयाब रहोगे। तभी दूसरी तरफ उसके जो इफेक्ट होते हैं, बफ होते हैं, वो 40% तक, उसकी हर टेक्निक 40% प्लस हो जाती है। उसकी हर एक टेक्निक, यहाँ तक कि उसकी जो डीमन टेक्निक थी ना वो भी पावरफुल हो जाती है और सारी टेक्निक का वो एक साथ इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिनियांग और फुल पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसका जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है। तभी जो वो लड़की होती है जिनियांग वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें लकड़ी से बनी हुई सेबर से तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कामयाब बिल्कुल रहूंगा। यहाँ पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी गर्दन पर रखी हुई होती है जिनियांग के। तभी हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो सफलता हो जाती है ये बात जानकर कि उसकी जो सेबर होती है वो उसके छाती में ऑलरेडी घुस चुकी होती है। यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है इस तरीके से। उसके मरने के बाद वहाँ पर सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुमने इससे यान को मार दिया है, बच्चों को भी बचा लिया, इसके बदले में तुम्हें 50 पोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं और फिर से 20 पोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं कि तुमने टीचर का बदला ले लिया है। तुम्हें 541 पॉइंट मिलते हैं, तुमने ऐसे 541 लोगों के मरे लोगों का बदला ले लिया है। तुमने यहाँ पर इस टाउन को बचा लिया, उसके बदले में तुम्हें 800 पोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं। और जब वो आखिरी सांस गिन रही होती है जिनियांग तो उससे कह रही होती है कि कितनी ज्यादा बदकिस्मती वाली बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल गई, अगर ऐसी बात मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी। और मरते मरते जाओ जी क्यों का नाम लेने लगती है। ये बात सुनने के बाद वो सफरात हो जाता है। अगर का जाओ जी क्यों इसने क्यों बोला, वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है ये नाम सुनने के बाद। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जिनियांग होता है वो जिनियांग को अपनी बाहों में भर लेता है, जिसको देखकर जो जिनियांग होती है वो रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है ये तो काफी अच्छी बात हुई जिनियांग,
आई मीन जिनयांग, हम लोग वाकई में इस मैच को जीत गए हैं। हमने इस इविल वुमन को मार दिया और जो पिल मैंने अपने अभी भी खाई थी, मुझे लगता है कि उसने मेरी डांटन को पूरी तरीके से पेट्रीफाई करने में लगी हुई है। और उसकी दिखाया जाता है उसकी जो डांटन होती है वो पत्थर के में कन्वर्ट होने लगती है। यहाँ पर ये सुनने के बाद हमारा जिनयांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी सोने की जरूरत नहीं है जीजियांग, तुम इस तरीके से सो नहीं सकती। और तभी जीजियांग उससे कहने लगती है कि जिनयांग, मुझे लगता है कि मेरे यहीं पर समय हो चुका है, अब मैं मरने वाली हूँ यहाँ पर। और अगर मैं वाकई में अगर सर्वाइव कर भी गई तो मैं डिसेबल हो जाऊंगी, कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। जब भी इस तरीके से देखता है जिनयांग उसे तो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी इसके जो पेट्रिफिकेशन जो पत्थर का स्टोन है ना, स्टोन, उसके पीछे इसकी स्किन को देख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीजियांग है वो पूरी तरीके से पेट्रीफाई नहीं हुई है यहाँ पर। तभी जो जीजियांग होती है वो रोते रोते अपने शब्दों को कहने लगती है और कहने लगती है कि जिनयांग, मैं हमेशा से तुमसे एक बात कहना चाहती थी, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरे पास तुम्हें कहने के लिए ये मौका नहीं मिलेगा अगर मैंने तुमसे अभी नहीं कहा। क्या ये अपने प्यार का इजहार करने वाली है क्या? और कहने लगती है कि जीजियांग, असलियत में मैं इतना कहने वाली ही होती है। तभी जो जीजियांग होता है वो अपनी उंगली से उसके पत्थर वाले इलाके पर, यानी कि जो इलाका स्टोन से भर चुका होता है, उस पर क्लिक क्लिक करने लगता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, क्या इस पिल का इफेक्ट तभी खत्म हो गया था जब जो जिन यान है इसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगी थी, जिसके कारण। और जैसे वो क्लिक क्लिक करने लगता है तभी दिखाया जाता है कि जो जीजियांग के कपड़े होते हैं और जो डांटेन में यहाँ पर स्टोन बन गया होता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर टूट जाता है और हमें पता चलता है कि जीजियांग के कपड़े पूरी तरीके से फट चुके होते हैं और वो पूरी तरीके से नंगी हो जाती है। सॉरी गाइस, गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, मतलब पूरी, अब क्या ही बोलूँ, आप लोग देख ही सकते हो बिना कपड़ों के। हमारा जिनयांग उसे देख लेता है, इसको देखकर वो खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जीजियांग, ये तो वाकई में खुशी वाली बात है, तुम्हारी जो डांटन है पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब तुम फिर से प्रैक्टिस कर सकती हो। लेकिन जहाँ पर जीजियांग को पता चलता है कि उसके कपड़े पूरी तरीके से फट चुके हैं और वो पूरी तरीके से न्यूड है, वो भी बिना कपड़ों के, तो उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ जाता है, वो भी पूरी तरीके से शर्म के कारण। भाई साहब, कौन नहीं शर्माएगा इस मूवमेंट पे? और वो शर्माते उससे कहने लगते हैं कि जिनयांग, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। और जिनयांग उसे माफी मांगने लगता है इस मूवमेंट के लिए और अपने कपड़े उतार कर उसे देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे कपड़ों का इस्तेमाल कर सकती हो, बाय द वे हमें यहाँ से चलना चाहिए और बिंग बिंग की मदद करना चाहिए। और तभी जिनयांग उसके द्वारा दिया गया कोट को पहन लेती है ताकि वो अपने आप को शर्मिंदगी से बचा सके। तभी वहाँ पर सिचुएशन और सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिंग बिंग ने उन दो डाकुओं को पकड़कर वहाँ पर बांध रखा होता है रस्सी पर और उन पर स्वॉर्ड रखकर उनसे कहने में लगी हुई होती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मूवमेंट देती हूँ, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम से ये सारा का सारा प्लान बनाने के लिए किसने कहा, जो भी तुम इस प्लान के बारे में जानते हो सब कुछ मुझे बता दो। तभी तो दोनों के दोनों गुंडे उससे कहने लगते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले, तुम इस बात की उम्मीद ही मत करना। तभी वो डाकू डायरेक्टली उसे मुंह पर मना कर देते हैं, तुम चाहे इतनी कोशिश कर लो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर तुम में से बस एक हॉस्टेज की जरूरत पड़ेगी, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। ये बात सुनने के बाद वो डाकू हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि जब हमारी मिस यीन यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हें भी उनके हाथों से मरना पड़ेगा, तुम चाहो तो मुझे मार कर देख सकती हो। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जिनयांग आ जाता है, उससे कहने लगता है, ओह अच्छा, तो तुम इस मिस यीन के बारे में बात करने में लगे हुए हो। उसका कटा हुआ सर उनके पास ले जाता है और कहने लगता है कि सिर्फ इसका यही पार्ट बचा हुआ है जो कि मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। जब उसका कटा हुआ सर देखते हैं तो वो दोनों को दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहने लगता है, ये तो हमारी मिस यीन का सेबर है और आखिरकार ये क्या पकड़े हुए हैं। और तभी हमारा जिनयांग उसका कटा हुआ सर उनकी तरफ फेंक देता है और उससे क्या लगता है कि तुम इसे देखो। अब ये बात देखने के बाद दोनों को दोनों घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं डर के मारे और कहने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमारी यूनियन कैसे हार गई? मिस यीन, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, खत्म। हमारे जो आयरन ड्रैगन पंडित ग्रुप है वो और तरीके से अब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तभी जिनयांग उनके सामने आता है और उससे कहने लगता है कि जब तुम लोग एक पंडित हो, यानी कि तुम लोग एक डाकू हो, तो तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तुम्हें ये बात तो पता ही होगी, हमारे हॉलोनिक रेंज की पेनल्टी हॉल की जो टैक्टिक्स है ना तुमसे सच्चाई गलवाने की, वो बहुत ज्यादा हटके हैं। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और सोचने लगते हैं अब क्या करें। और वो दोनों को दोनों अपना मुंह खोलते हैं और उससे बताने लगते हैं कि ये कुछ दिनों पहले की बात है। यहाँ पर कुछ लोग आए और हमसे जाकर ये शिकायत, हमने शर्त रखी कि अगर हम लोग उनका काम कर देते हैं। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हमें यहाँ पर इस टाउन के मेयर को मारना है और साथ में ही मिस यूए बिंग बिंग को भी। और उसके बाद एक बंदा वहाँ पर अपेयर्ड होगा इस टाउन को बचाने के लिए और पूरे के पूरे यानफेंग टाउन को अपने अंडर में ले लेगा। और जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार हम बनने लोग पैसे लेकर सारे के सारे यहाँ से चले जाएंगे और जो बंदा है वो उस पूरे के पूरे टाउन को ले लेगा। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है, सर जो भी हमारा साथी कहने में लगा वो बात सारी की सारी सच बात है। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है, तुम बेवकूफ कहीं के, जबकि तुम्हारे साथी ने सब कुछ मुझे बता दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम यूजलेस हो हमारे लिए। तभी दूसरा बंदा भी उससे कहने लगता है, नहीं, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि आखिरकार हमारा सारा का सारा खजाना आयरन ड्रैगन पंडित ग्रुप का कहाँ पर रखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद वो एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपना समय ले सकते हो, बताओ हमें, तभी तुम बच सकते हो। और वो रोना चालू कर देता है पंडित। तभी वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है, जुए बिंग बिंग, मैंने तुम्हारे बारे में बाकी में बहुत सुना है, आखिरकार फाइनली मैंने तुम्हें देख ही लिया। और वो दोनों के दोनों उसको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो जुगो जी क्यूब है, जहाँ पर जिनयांग ने मरते मरते इसी का नाम लिया था, तभी हमें बताया जाता है कि ये डिसिपल है ब्राइट क्लाउड सेक्ट का।
जो कि रोते रोते वहाँ पर आ रहा था और कह रहा होता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैंने मिस जुए बिंग बिंग की डेड बॉडी की मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा दुखद, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और मेयर की डेथ का बदला तुमसे उन बंडित से ग्रुप से जरूर लूंगा। मैं अपने हाथों से ये नहीं यानी की गर्दन काट दूंगा, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खुलकर सामने देखता है तो वो देखता है तो वहाँ पर जुए बिंग बिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो पंडित को उन्होंने बांध कर रखा हुआ है उन डाकुओं को। इसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिनयांग वहाँ पर उस येनी यान की कटे हुए सर पर एक एक मारता है फुटबॉल की तरह। उससे कहने लगता है, ये लो, यहाँ पर मैं तुम्हें येनी यान का कटा हुआ गर्दन देता हूँ, तुम इसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। जैसे वो बंदा देखता है इसको कटे हुए सर को तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली बात है। और मन ही मन में सोचता हुए कहने लगता है, शिट, ये येनी यान तो वाकई में मर गई। और यहाँ पर वो दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों बंधे हुए जो लोग होते हैं वो जब देखते हैं कि इस तरीके से ये बंदा उस यान के सर को अपने पैरों से कुचल देता है तो उनका मुंह बहुत ज्यादा बेकार बन जाता है। और तभी जो जुआ वहाँ पर आता है उससे कहने लगता है कि जो ये यान है वो ऑलरेडी आयरन ड्रैगन पंडित ग्रुप की लीडर है, उसे तो मरने के लायक ही डिजर्व करती है। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है, अच्छी बात है बट तुमने आखिरकार इस इविल वुमेन को मार ही दिया, जिससे कि हमारे लिए एक गुड एग्जांपल तुमने खड़ा कर दिया है। और मेरा नाम क्वीन जिनयांग है हॉलैंड ग्रेन से, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इसका नाम सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है, क्वीन जिनयांग, आखिरकार मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों हासिल नहीं हुई? और तो और ये आयरन ड्रैगन सेबर को पकड़े हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसी ने यान येनियन को मारा है? आई मीन येनी यान को मारा और तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। उससे क्या लगता है कि मेरा नाम जुओ ज़ीक्यू है और मैं ब्राइट क्लाउड सेक्ट से हूँ और मैं मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि हम पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को बचाएं। ये नाम सुनने के बाद जीजियांग को कुछ खटकता है और मन में सोचता है, क्या लगता है कि ये नाम तो ये यान मरते समय लेने में लगी हुई थी। हमने अभी अभी बहुत ज़्यादा टफ बैटल लड़ी हुई है, अगर हम यहाँ पर फाइट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें यहाँ पर कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि यहाँ से ये बंदा भाग जाए। और तभी अचानक से उस ज़ीक्यू की नजर उन डाकुओं पर जाती और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इनकी रिएक्शन देखकर, आई मीन जिनयांग और बिंग बिंग की रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि मेरे प्लान के बारे में अभी तक इन्हें नहीं पता है। तो मुझे इन दो लीडर्स को जल्द से जल्द मारना होगा अपने हाथों से, ताकि ये अपना मुंह ना खोल दें। तभी वो उसके नजदीक बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है, जिनयांग, तुम्हारे पीछे जो लड़के, आई मीन जो लीडर्स बैठे हुए हैं वो आयरन ड्रैगन पंडित ग्रुप के लीडर्स हैं और ये लोग बहुत ज्यादा इविल बंडिट्स। तो मैं दूसरों को वार्निंग देने के लिए मैं अपने हाथों से उन बंडिट्स को मारना चाहता हूँ। और अपनी स्वॉर्ड लेकर उन पर कूद पड़ता है अटैक करने के लिए। और जब ऐसा कर रहा होता है तो वो दोनों डर जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि हमारा जिनयांग वहाँ पर आता है उन दोनों की जान बचाने के लिए और जुओ ज़ीक्यू के एक जोरदार पंच मार देता है और पीछे फेंक देता है उठा। इसको देख वो सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है, जिनयांग उससे कहने लगता है कि मिस्टर जुओ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन टाकुओं को हमारे हॉलैंड ग्रेंज के द्वारा पकड़ा गया है, तो तुम्हें इतने ज्यादा अनक्सियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या आप वाकई में उन्हें इतनी जल्दी मारना चाहते हो ताकि कोई भी एविडेंस ना मिले हमें? दूसरी तरफ मन में सोचते हुए जिनयांग कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अनक्सियस हो रहे हो। मैंने कई सारे इस तरीके के गैंगस्टर फिल्म के ड्रामा देख रखे हैं, मुझे पता है कि तुम क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेकार किलर हो। जब जुओ ज़ीक्यू इसको देखने लगता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचता है, क्या लगता है कितनी ज्यादा खतरनाक सेबर टेक्निक थी इसकी जो सेबर टेक्निक थी वो शार्प और स्विफ्ट थी। ये कोई इंफीरियर नहीं है उस ये यान से भी। और तो और जुए बिंग बिंग भी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर फाइट करते हैं तो हम जरूर हारेंगे। और तभी वह अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कहने में लगी हुई है? मैं तो बस इन बुरे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था और इन लोगों को मारने के लिए आगे आ गया। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और ना ही मैं किसी आई फ्रेंड्स को मारना चाहता था। ये बात सुनने के बाद जिनयांग भी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई इन बंडिट्स का, इन डाकुओं का इस्तेमाल कर हम सभी को मिलकर मारना चाहता था। फिर उसके बाद वो पूरे के पूरे हॉलैंड ग्रेंज के इलाके को अपने कब्जे में कर लेता, हीरो बनने की नाटक कर। ये बात सुनने के बाद वो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है कि हमारा जो ब्राइट क्लाउड सेक्ट है वो कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। वो एक रुतित सेक्ट है, काफी ज्यादा फेमस और डिसेंट है। हम ऐसा गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मन में सोचता है, कहने लगता है कि इसने सब कुछ सच कहा। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ये जो मैटर है वो हमारे हॉलैंड ग्रेंज का है, तुम जा सकते हो, जहाँ से तुम बिलोंग करते हो वहीं निकल लो पहली फुर्सत में। चलो बेटा चलो निकल लो। ये बात सुनने के बाद जी को वहाँ से निकल जाता है शर्म के कारण और वहाँ से भागते हुए कहने लगता है, ठीक है हम तुमसे बाद में मिलेंगे जिनयांग, और अपने ग्रुप मेंबर्स को वहाँ पर लेकर चला जाता है। और मन में सोचते कहने लगता है, यार भूल जाओ इस मैटर में, अभी मैं इनको यहाँ पर मार तो नहीं सकता, लेकिन इन डाकुओं के द्वारा जो खजाना छुपा गया है मैं उसको तो हासिल कर ही सकता हूँ, हमें यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। और वो वहाँ से जाते हुए जिनयांग उसे देखने लगता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और मन में सोचता है, क्या लगता है जिनयांग फाइनली ये लोग वहाँ से भाग के निकल गए पहली फुर्सत में, मैं और ज्यादा अपनी बॉडी को नहीं झेल सकता यहाँ। और तभी दिखाया जाता है कि उसके कंधे से खून निकलने लगता है, जिससे कारण वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ीक्यू हो जाए वो उस जगह पर लूटने के लिए आया है जहाँ पर उन पंडित का खजाना छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखता है
तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। देखता है पूरी तरीके से पूरा इलाका साफ हो रखा है, सारा का सारा खजाना वहां से गायब है और वो एकदम से सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि किसने यहाँ पर सारा का सारा खजाना लूट ली। दूसरे पर हमें दिखाया जाता है जिनियांग को, यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हुए सिस्टम उससे कहने में लगा होता है कि तुमने बाकी उन लोगों की मदद की है, आयरन ड्रैगन पंडित ग्रुप का सारा पैसा लूट कर उसका पैसा उन लोगों में बांट दिया जिनकी उनको जरूरत थी। इसके बदले में तुम्हें 1 पोटेंशियल पॉइंट, 2 पोटेंशियल पॉइंट और कई सारे ऐसे कर पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इस पार्ट को खत्म करना चाहता हूँ। कोई इतना ज्यादा पैसा जो बांट रहा है, उम्मीद करता हूँ कि हमें भी कुछ पैसा कोई बांट दे। खैर वो तो बस एक मजाक, मेंबरशिप भी कोई लेता नहीं है, अब क्या करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। और कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाय बाय।